दोस्तों कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। और आज से हम 500 क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें 500 के 500 क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी एग्जाम में देखे होंगे या आपने प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे वहाँ पर भी आपने काफ़ी कुछ क्वेश्चन इसमें से देखे होंगे। और नए क्वेश्चन मैंने बहुत सारे इसके अंदर ऐड किए जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे साथ ही साथ उन क्वेश्चंस को अच्छे से समझेंगे। उससे रिलेटेड अगर कोई दूसरा क्वेश्चन बन रहा होता है वो भी हम लोग यहाँ से कवर करने वाले हैं। तो ध्यान से देखना, पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है। मादा एनाफिलीज मच्छर जब काट लेता है तो उससे कौन सा रोग होता है। देखो, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो की बात कर रहा है, तो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग उत्पन्न होता है। कौन सा? मलेरिया रोग उत्पन्न होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी राइट आंसर हो गया। अब इसके बारे में काफ़ी कुछ बातें हम लोग जानेंगे। देखना, मलेरिया रोग के अंदर औषधि दी जाती है। कौन सी औषधि दी जाती है, ये क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, औषधि। तो कौन सी औषधि है जो मलेरिया रोग के अंदर दी जाती है? याद रखना, कुनेन। कुनेन, ये जो कुनेन औषधि है, कुनेन ड्रग होता है, वो कौन से पेड़ की छाल से प्राप्त होती है? कौन से पेड़ की छाल से प्राप्त होती है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। सिनकोना। सिनकोना के पेड़ की छाल से कुनेन औषधि प्राप्त की जाती है। क्लियर हो गया इतना? ओके। अब मलेरिया रोग क्यों होता है ये तो पता चल गया, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। पर ऐसा क्यों? देखो, मादा एनाफिलीज मच्छर के जो लार होती है उसके अंदर परजीवी पाए जाते हैं। परजीवी। कौन सा परजीवी है जो मलेरिया रोग उत्पन्न करता है? याद रखना, उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडियम। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? प्लाज्मोडियम। ये जो प्लाज्मोडियम नाम का पैरासाइट है, प्लाज्मोडियम नाम का जो परजीवी होता है वो मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। अब देखो, मलेरिया के अंदर जो बुखार आता है, जो बुखार आता है वो किसके कारण आता है? तो हमारे शरीर के अंदर इस प्लाज्मोडियम परजीवी के द्वारा एक रसायन स्रावित किया जाता है जिसका नाम है हीमोजोइन। क्या नाम है? हीमोजोइन। हीमोजोइन नाम के पदार्थ के कारण, हीमोजोइन नाम के रसायन के कारण हमारे शरीर में बुखार उत्पन्न होता है। तो मलेरिया रोग से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे मैंने आपको इस एक क्वेश्चन के माध्यम से बता दिया। ठीक है, तो मलेरिया रोग किसके कारण होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने के कारण आता है। ठीक है, सेकंड की बात करें तो औषधि कौन सी दी जाती है? इसमें कुनेन नाम की औषधि दी जाती है। ये कहाँ से प्राप्त होती है? ये सिनकोना के पेड़ की छाल से प्राप्त होती है। मलेरिया जो होता है वो एक तरह का परजीवी के द्वारा होने वाला रोग होता है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम परजीवी। ओके, और जो बुखार आता है मलेरिया रोग के अंदर वो हीमोजोइन के कारण आता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? यानी सॉफ्ट मेटल की बात कर रहा है। तो ऑप्शन दे रखा है अपन को सोडियम, मरकरी, कॉपर और आयरन। देखो, आयरन की सीधी सी बात करें तो आपने लोहा देखा होगा, काट सकते हैं क्या? नहीं काट सकते। कॉपर भी टफ होता है, इसको भी नहीं काट सकते हैं। मरकरी लिक्विड होता है, इसको तो कहाँ से काटेंगे। लेकिन सोडियम जो होता है वो सॉफ्ट मेटल होता है। ठीक है, इसको हम लोग आसानी से चाकू से काट सकते हैं। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो और अगर आपने 11th क्लास के अंदर लेसाने विलियन वाला एक एक्सपेरिमेंट किया होगा तो वहाँ पर आप लोगों ने सोडियम का यूज किया होगा। और जो सोडियम था वो आपको टीचर ने कट करके छोटे छोटे जो गेहूं के दाने के समान आकार होता है उतना आपको दिया होगा, जहाँ से आप लोग लेसाने विलियन बना सकते हो। तो देखो, सोडियम की बात करें तो सोडियम जो होता है ये ऑक्सीजन से बहुत जल्दी क्रिया करता है और ये ब्लास्ट हो जाता है। इसलिए हम सोडियम को ऐसे पदार्थ में रखते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होता। तो विदाउट ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति कहाँ पर नहीं होती? याद रखना, मिट्टी के तेल में। मिट्टी के तेल में। ठीक है, केरोसिन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो मिट्टी के तेल के अंदर हम सोडियम को स्टोर करके रखते हैं। क्यों करके रखते हैं? क्योंकि मिट्टी के तेल के अंदर ऑक्सीजन नहीं होता है। क्लियर सी बात हो गई। तो दो क्वेश्चन हमने यहां से कवर कर लिए थे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक लिंगी पुष्प क्या होते हैं? एक लिंगी पुष्प का मतलब क्या होता है? ऐसा पुष्प जिसमें सिर्फ एक ही प्रकार का जनन अंग पाया जाता हो। या तो वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो सकता है या फिर वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो सकता है। तो ऑप्शन हमारे पास है मक्का, सरसों, गुलाब, पिटूनिया। तो इनका जो राइट आंसर होता है वो था मक्का। मक्का के अंदर एक पुष्प के अंदर एक ही प्रकार के जनन अंग पाया जाता है। क्लियर हो गया इतना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनते हैं? तो ये मिश्र धातु से बनता है। कौन कौन से मिश्र धातु हम लोग यूज करते हैं? ध्यान से समझना, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट और निकल।
तीन धातु होती है जिनके मिश्रण से हम लोग मिश्र धातु का निर्माण करते हैं, जिसके द्वारा किसका निर्माण करते हैं हम लोग, शक्तिशाली चुंबक का निर्माण करते हैं। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको डायरेक्टली याद रख सकते हो। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा है। देखो ऑप्शन में दे रखा है सिल्वर, लेड, कॉपर और एल्यूमिनियम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो अच्छा यानी कि जो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, वो क्या होता है, सिल्वर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सोडा वाटर के अंदर, जो सोडा वाटर हमारे पास, उसके अंदर नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलते हैं। क्यों निकलते हैं भैया। देखो सोडा वाटर के अंदर एक्चुअली होता क्या है, मैं यहां पर आपको समझा देता हूं थोड़ा सा। सोडा वाटर में एक्चुअली होता है NaHCO3। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। याद रखना, सोडियम बाइकार्बोनेट इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना हर एक चीज को। सोडियम बाइकार्बोनेट इसके अंदर प्रेजेंट होता है, किसमें, सोडा वाटर के अंदर। हम इसमें क्या डाल रहे हैं, एसिड डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं, एसिड डाल रहे हैं। तो इसमें बुलबुले निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। क्या निकलना स्टार्ट हो जाते हैं इसके अंदर, बुलबुले। क्यों निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, याद रखना। अब देखो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, एक प्रकार का क्षार है। क्या है, एक प्रकार का क्षार। तो इसके अंदर हमको यही पूछा है कि जो बुलबुले निकलते हैं, क्योंकि इसमें होता है, देखो सोडा वाटर क्या होता है, एक्चुअली क्षार होता है, बेस होता है। इसके कारण क्या होता है, यहाँ पर बुलबुले निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। चलिए एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, ये जो बुलबुले निकलते हैं वो कौन से गैस के बने होते हैं, किसके बने होते हैं, याद रखना, ये CO2 होता है। कौन सी गैस होती है, CO2 गैस होती है, जिसमें ये बुलबुले के फॉर्म में बाहर निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कटे हुए सेव का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है, ब्राउन हो जाता है, क्योंकि वह वायु से क्रिया करके बना लेता है। ध्यान से देखना, कटा हुआ जो सेव होता है वो भूरा हो जाता है, आप लोगों ने भी देखा होगा, क्योंकि वो एयर यानी वायु से क्रिया करता है। वायु से क्रिया करने का मतलब किससे क्रिया करता है, वो ऑक्सीजन से क्रिया करता है। और क्या बनाता है, वो आयरन ऑक्साइड बनाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस बाहर निकलती है। तो आपने काफी बार क्वेश्चन किया होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, CO2 गैस हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है। सॉरी, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। हरी मेहंदी के अंदर ऐसा कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना मेहंदी रचने लगती है। तो वो पदार्थ का नाम है लासोन। आपको ये डायरेक्टली याद रखना, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है। ध्यान से देखना, हम एक साइड तो लिखते हैं ऑक्सीकरण और एक साइड लिखते हैं हम लोग अपचयन। दोनों का समझ लेते हैं। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना, प्लस लिख रहा हूं मैं। और अपचयन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का बाहर निकलना, यहां पे मैं माइनस लिख रहा हूं। क्लियर हो गया। ऑक्सीकरण के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन का बाहर निकलना, जबकि अपचयन के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ऑक्सीकरण के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, जबकि अपचयन के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, यानी कि इलेक्ट्रॉन उसमें जुड़ना। अब देखो ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीकरण के अंदर देखो ऑक्सीजन जुड़ रहा है, बिल्कुल सही बात है। हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन जुड़ता नहीं ना, हाइड्रोजन तो बाहर निकलता है। ऑक्सीजन का अलग होना, नहीं, ऑक्सीजन का अलग होना भी किसका है, अपचयन का है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना भी किसका, अपचयन का है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नीले लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तित करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है यार, नीले वाला हमेशा किस में परिवर्तित होता है, लाल के अंदर। ठीक है, और लाल वाला होगा तो किस में परिवर्तित होता है, नीले के अंदर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्षार जो होते हैं वो लाल लिटमस पत्र को किस में परिवर्तित करते हैं, लाल वाला हमेशा किस में परिवर्तित होगा, नीले के अंदर। चलिए याद करवाता हूं मैं आपको, ट्रिक बताता हूं इसको। एक आपको वर्ड याद रखना है, अनिलाक्षा, ठीक है, ये एक शब्द याद रखना है। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान समझना। क्षार, लास्ट वाला वर्ड देखो, क्षार जो होता है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। क्षार जो होता है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, जबकि अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अब आपको यह ट्रिक समझ में आ गई होगी। तो अम्ल और क्षार के अंदर लिटमस पत्र के रिगार्डिंग आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। क्लियर होगा इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कटे हुए सेब का भूरा होने के कारण सेब में उपस्थित होता है। देखिए सेब में ऐसा क्या चीज उपस्थित होता है जिसके द्वारा वो ऑक्सीजन से क्रिया करता है और आयरन ऑक्साइड बनाता है। तो ध्यान से समझना, उसमें क्या उपस्थित होता है, उसमें आयरन यानी कि Fe लौह तत्व पाया जाता है, किसमें, सेब के अंदर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से विलुप्त जंतु प्रजाति कौन सी है? यानी ऐसी प्रजाति जो अब विलुप्त हो चुकी है, एक्सटेंट हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। तो देखो ऑप्शन से जब आप पढ़ोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। टाइगर, ठीक है, टाइगर की बात करते हो, जब आप जू में जाते हो तो वहां पर आपको टाइगर देखने को मिलता है, मतलब ये तो अभी है। हाथी भी आपको देखने को मिलता है, ये भी है। कोआ, क्रो भी आपको आसपास देखने को मिल सकते हैं, मतलब ये भी है। टोडो पक्षी हमारे लिए नया वर्ड है। तो ये जो टोडो पक्षी होता है वो एक्सटेंट हो चुके हैं, ये विलुप्त हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कायिक जनन पाया जाता है। देखो कायिक जनन का मतलब क्या होता है? किसी भी भाग के, किसी भी, मैं पादप भाग की बात कर रहा हूं, किसी भी पादप भाग के कायिक भाग। कायिक भाग का मतलब क्या होता है? कायिक भाग का मतलब होता है, कायिक भाग की मैं बात कर रहा हूं। कायिक भाग क्या होता है? ध्यान से समझना, जड़, तना, पत्ती, इन तीनों के द्वारा, ये कायिक भाग होते हैं, इन तीनों के द्वारा नया पादप बनना, नया पादप बनना, ठीक है, वो होता है कायिक जनन। ध्यान से समझना। मटर को ध्यान से देखें तो मटर का जो प्लांट होता है उसमें आपको पता है मटर के सीड निकलते हैं, मटर के बीज निकलते हैं, मतलब इसमें तो कायिक जनन नहीं होता। नीम के अंदर आपने देखा होगा छोटी छोटी निमोनी लगती है जिसके अंदर सीड होते हैं, मतलब ये भी नहीं होगा। गेहूं के भी हम लोग दाने लगाते हैं, मतलब ये भी नहीं होगा। जबकि आलू जो होता है उसके हम लोग आँख लगाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंद बोलते हैं, ठीक है। तो आलू की जो कंद होते हैं, आलू का जो पार्ट होता है, कायिक भाग होता है, जिसको हम लोग आलू की आंख बोलते हैं, उसके द्वारा नया पादप बनता है, यानी आलू के अंदर कायिक जनन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नर और मादा युग्मक के संयोजन को क्या कहते हैं? ध्यान से देखना। एक होता है फीमेल और एक होता है मेल, ठीक है। फीमेल और मेल, इनके द्वारा क्या बनते हैं? गैमीट बनते हैं। सपोज करना क्या बनते हैं? गैमीट, यानी कि युग्मक बनते हैं। युग्मक यहां पर होता है नर युग्मक, एक होता है मादा युग्मक। तो फीमेल वाले में मादा युग्मक और नर वाले के अंदर नर युग्मक। इन दोनों के अंदर फ्यूजन होता है, इन दोनों के अंदर क्रॉस होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? हम लोग निषेचन बोलते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द्विलिंगी पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है? द्विलिंगी का मतलब क्या होता है? ऐसा पुष्प जिसके अंदर मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ऐसा पुष्प जिसके ऊपर एंड्रोसिम भी होता है, जिसके ऊपर गाइनोसिम भी होता है, ठीक है। नर जनन भाग भी होता है और मादा जनन भाग भी होता है। ध्यान से समझना। पपीता जो होता है वो एक लिंगी पुष्प होता है, मतलब ये तो नहीं होगा। मक्का, इसके अंदर अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था, मक्का जो होता है वो एक लिंगी पुष्प होता है, ये भी नहीं होता है। ककड़ी, कुकुम्बर, ये भी एक लिंगी पुष्प होता है, इसमें भी नहीं होता। जबकि सरसों जो होता है वो द्विलिंगी पुष्प होता है। इसके अंदर सरसों में क्या होता है? द्विलिंगी पुष्प उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रक्त प्लाज्मा में जल की लगभग मात्रा होती है। ध्यान से देखना बच्चों, ब्लड है हमारे पास, ठीक है। ब्लड के दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है रक्त कणिकाएं। प्लाज्मा जो होता है, जिसको हम लोग ब्लड प्लाज्मा बोलते हैं, रक्त प्लाज्मा बोलते हैं, इसके अंदर मोस्टली होता है 90 से 92% जल, ठीक है, और 8 से 10% होती है प्रोटीन। जबकि रक्त कणिकाएं कौन कौन सी होती है? 3 होती है। एक तो होती है आरबीसी, एक होती है डब्ल्यूबीसी और एक होती है प्लेटलेट्स। अब ध्यान से देखना, प्रोटीन जो होती है 8 से 10% वो कौन कौन सी होती है? एक तो होती है फाइब्रिनोजन, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझना। फाइब्रिनोजन, एक होती है एल्ब्यूमिन और एक होती है ग्लोबुलिन। 3 मुख्यतः प्रोटीन जो होती है वो प्लाज्मा में पाई जाती है। अब ध्यान से समझना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ब्लड, रक्त प्लाज्मा में जल की मात्रा पूछा लगभग, तो कितनी हो जाएगी? 90% हो जाएगी, ठीक है। प्लाज्मा के अंदर जल की मात्रा कितनी है? 90 से 92% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? भैया 72 बार धड़कता है, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लाल रक्त कणिकाओं को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? काफी इजी क्वेश्चन है, आरबीसी के नाम से जानते हैं। हालांकि यहां पर अगर ऑप्शन ये होता इरिथ्रोसाइट तो काफी बेटर था, थोड़ा क्वेश्चन अच्छा बन जाता है, क्योंकि आरबीसी को हम लोग इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। क्लियर हो गया इतना?
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एनीमिया रोग। एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज़ की कमी हो जाती है? तो ध्यान से समझना बच्चों, एनीमिया रोग जो होता है उसके अंदर ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है? ब्लड में हीमोग्लोबिन। काफ़ी क्वेश्चन ऐसे भी आप देखोगे एनीमिया के अंदर, आपने ऑप्शन देखा होगा, रक्त की कमी, रक्त की कमी, ये ऑप्शन आएगा तो आपको ये भी टिक करना है। या आपको ऑप्शन मिलेगा आरबीसी की कमी, तो ये भी आपको टिक करना पड़ेगा। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन आएगा वो राइट है। अब आप सोचोगे, अगर इन तीनों में से मान लो मैं एक ऑप्शन देता हूँ, एक तो आ जाए ए वाला ऑप्शन, यानी ये वाला जो ऑप्शन है एक्चुअली ये आ जाए, या फिर एक ऑप्शन ये आ जाए, दोनों एक साथ आ जाएगा, तो एक्चुअली हमको कौन सा राइट आंसर करना पड़ेगा? याद रखना, हीमोग्लोबिन की कमी आपको राइट आंसर करना पड़ेगा। इतनी बात क्लियर हो गई? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो चर्म रोग यानी जो स्किन डिजीज होती है उसके उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? तो देखिए स्टूडेंट, याद रखना, डायरेक्टली आपको याद रखना, जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप होते हैं फॉस्फोरस का, वो हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, जो फॉस्फोरस का आइसोटोप होता है, जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है, वो हम लोग स्किन डिजीज के अंदर यूज करते हैं। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? हाँ से समझना, आरबीसी का नंबर जो होता है वो बढ़ जाता है। रीजन क्या है इसका? क्योंकि हम लोग जब ऊंचाई पर जाते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा है वो कम हो जाती है। हमारे शरीर को तो ऑक्सीजन चाहिए, तो क्या करेगा हमारा शरीर? आरबीसी की संख्या को बढ़ाएगा। अब जैसे आरबीसी की संख्या बढ़ेगी तो नॉर्मल मात्रा के अंदर भी या कम मात्रा के अंदर भी जो ऑक्सीजन है उसको हीमोग्लोबिन जोड़ लेता है, बाइंड कर लेता है। क्लियर होगी? तो आरबीसी के जो नंबर होते हैं वो ऊंचाई पर जाने पर बढ़ते हैं, इंक्रीज होता है। आकार नहीं बढ़ता, संख्या बढ़ जाती है, संख्या बढ़ जाती है। क्लियर हो गया इतना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? ध्यान समझना प्रश्न को। जो आजकल हम लोग जो चमड़ा शोधन उद्योग होते हैं, ठीक है, उनके अंदर कौन सी ऐसी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है, जो टॉक्सिक होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। क्रोमियम जो धातु होती है वो चर्म शोधन इंडस्ट्रीज के अंदर यूज की जाती है, वहां पर ये देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्ट्रोंशियम लवण के द्वारा बुनसन ज्वाला में कौन सा रंग प्रदान किया जाता है? डायरेक्ट आपको याद रखना है, क्रीमिजी कलर जो रेड कलर होता है वो आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है, यानी कि उसको अपना वजन फील ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण बल किसके बराबर हो जाता है? याद रखना, अभिकेंद्रीय बल के समान हो जाता है। तो दोनों क्रॉस हो जाएंगे तो उसको अपना भार फील ही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी? हमको ये 4 घटना दे रखी है, एक्चुअली ये चारों घटना है तो सही, लेकिन पूछा यह है कि कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी। तो आपको याद रखना, मार्कोनी का जो प्रथम बेतार सिग्नल भेजा था वो सबसे पहले घटना थी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? फोटोग्राफी के अंदर मेन कलर जो है वो कौन कौन से होते हैं? तो याद रखना, लाल, नीला और हरा, ये तीनों जो कलर है वो मुख्य कलर के तौर पे यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुल्लन यानी कि उसमें उफान पैदा होता है, क्योंकि उसमें या उससे उत्पन्न गैस होती है। अब देखो कौन सी गैस रिलीज होती है, ऐसा क्वेश्चन आपको काफ़ी बार पूछेगा। जैसे हमने चूने के अंदर पानी डालते हैं तो वहाँ पे कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो सेम चीज़ आएगी, याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस उत्पन्न होती है? याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड। अभी हमने देखा भी था सोडा वाटर के अंदर नींबू जब हम लोग डालते हैं वहाँ पर भी हम लोगों ने देखा था उसका जो माध्यम होता है वो क्षार होता है। कौन सी गैस वहाँ से रिलीज हो रही थी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहाँ से रिलीज हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से किस कोटि के फोटो प्रिंट की जीवन अवधि सबसे लंबी होती है? 4 टाइप के हमको दे रखा है, फिंगर जो प्रिंट दे रखा है 4 टाइप के, कौन कौन सा? फिक्सर वाले रंगीन प्रिंट, फिक्सर के बिना रंगीन प्रिंट, श्वेत श्याम प्रिंट जो ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट होता है वो, और कंप्यूटर से द्वारा विकसित ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट। तो याद रखना, जो नॉर्मल ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट होता है उसकी जो अवधि होती है वो काफ़ी लंबी होती है, काफ़ी लंबे समय तक वो खराब नहीं होता।
नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की बात करें तो मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। ऐच्छिक गति का नियंत्रण का मतलब क्या होता है, जो हम लोग चाहते हैं, जो हमारे कंट्रोल में हो। जैसे मैं पेन टैबलेट पर लिख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, हम चलते हैं, हम बोलते हैं, हम नाचते हैं, कुछ भी करते हैं, ये सारी गतियाँ जो होती है वो ऐच्छिक गति होती है। इनका नियंत्रण कौन करता है, सेरिब्रम करता है। कौन करता है, सेरिब्रम करता है। क्लियर बात होगी इतना, ओके। स्टूडेंट एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा, ये जितने भी वन लाइन वाले क्वेश्चन है या फिर आपने जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी तक देखे हैं, आप एक ब्लैंक पेज लेना, एक खाली पेज लेना और उनके ऊपर 1 बाय 1 क्वेश्चन और आंसर लिखते रहना। वही क्वेश्चन और आंसर लिखना जो आपको नहीं आते हैं या जो क्वेश्चन आप भूल जाते हो उनको ही लिखना है। जो क्वेश्चन आपको आता है, जो आपको देखते कर रहे हो, आपको 100% ये पता है कि यार ये हमको याद रहने वाला है, तो वो आप मत नोट करना, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जो आप पहली बार देख रहे हो या फिर जो क्वेश्चन आप बार बार भूल जाते हो या फिर आपका वो क्वेश्चन हर बार गलत होता है, तो उसको जरूर आप नोट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है। याद रखना, हिरण की जो आंखें होती है वो सबसे बड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है। याद रखना, यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ठीक है, आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से किस उद्योग में अब्रक, ठीक है, अब्रक जो होता है वो कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। यानी कि रॉ मटेरियल के फॉर्म में अब्रक को कौन सी इंडस्ट्री के अंदर यूज करते हैं। याद रखना, विद्युत उद्योग के अंदर, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री के अंदर हम लोग अब्रक को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, ऐसा क्यों। क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब जो होता है वो अधिक होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। अच्छा एक चीज और, ऊंचाई पर सब्जियां देर से पकती है, ऐसा भी आपने क्वेश्चन देखा होगा, देर से पकती है, ऐसा क्यों। क्योंकि ऊंचाई पर जाओगे तो दाब जो होता है वो कम हो जाता है, और अगर दाब कम हो जाएगा तो आपको पता है खाना जल्दी नहीं पकेगा, खाना देर से पकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, ये न्यूटन का कौन सा नियम बोलता है। याद रखना, न्यूटन का तीसरा नियम जो होता है वो क्रिया प्रतिक्रिया नियम है, जिसके द्वारा आपको पता है प्रत्येक क्रिया की बराबर होती है लेकिन वो विपरीत दिशा के अंदर एक नई प्रतिक्रिया होती है, जो कि न्यूटन का तीसरा नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तांबा जिसको हम लोग कॉपर बोलते हैं, उसका शत्रु तत्व कौन सा है। गंधक जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सल्फर बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, क्यों भाई, ऐसा क्यों होता है। क्योंकि लाल रंग जो होता है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो इसलिए हमको वो लाल कलर का प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो रेडियो एक्टिवता की खोज सबसे पहले किसने की थी। हेनरी बैक्रेल ने की थी। ये एक नाम काफ़ी बार आ चुका है, काफ़ी सारे एग्जाम्स के अंदर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली आपको याद रखना है। दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं, इनके बीच रखी एक गेंद है, उसके द्वारा बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। तो याद रखना, अगर दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होगी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है। तो पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला जो होता है वो एक अवतल लेंस की तरह बर्ताव करता है। किसकी तरह बिहेव करता है, एक अवतल लेंस की तरह बिहेव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है, ध्यान से देखना, ये एक मिरर लगा हुआ समतल दर्पण है, ठीक है। और सेकंड थिंग बात करो तो यहाँ पर कोई मनुष्य है, वो इस साइड में 4 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आ रहा है, ठीक है। अब इस मिरर के अंदर उसको अपना भी प्रतिबिंब दिखेगा, तो ये प्रतिबिंब भी तो 4 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से इसकी ओर आ रहा है। क्लियर है। तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। याद रखना, 8 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आता हुआ प्रतीत होगा, क्योंकि 4 मीटर ये हो गया, 4 मीटर ये, तो इसको जो प्रतीत होगा वो कितने मीटर प्रतीत होगा, 8 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से यानी चाल से प्रतीत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है। ये तो मैंने इंस्टा पोस्ट भी डाली है, वो होता है उत्तल दर्पण। याद रखना, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो
ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, क्या बोलते हैं उनको हम लोग? उपधातु बोलते हैं। जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों के करैक्टर प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेटलॉइड बोलते हैं, उपधातु हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? याद रखना थियोफ्रेटस। ठीक है, अब वनस्पति विज्ञान के जनक तो हमको पता चल गया कि भैया थियोफ्रेस्टस है, लेकिन जंतु विज्ञान के जनक कौन है? याद रखना एरिस्टोटल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अरस्तु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरस्तु बोलते हैं। और अरस्तु ही जीव विज्ञान के जनक भी है। जीव विज्ञान के जनक भी है। अब तीनों पता चल गया। देखो, जीव विज्ञान की दो शाखा होती है, दो ब्रांच होती है, एक तो जंतु विज्ञान और एक होती है वनस्पति विज्ञान। तो जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु है। जीव विज्ञान के जनक भी कौन है? अरस्तु है। और वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हो गया? थियोफ्रेस्टस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो एक व्यक्ति, ध्यान समझना, क्वेश्चन काफी अच्छा है। एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है, यानी कि ये कोई स्टूल है, ठीक है, और एक व्यक्ति यहां पर बैठा है, ये बाहें फैलाए खड़ा है, ठीक है, खड़ा है, ठीक है। अब क्या कर रहा है? एक का एक वह बाहें सिकोड़ लेता है। टेबल क्या हो रही है? घूम रही है, याद रखना। अब वो बाहें सिकोड़ लेगा। देखो, पहले आर ये था, अब मान लो उसने बाहें सिकोड़ ली, इतना हो गया, तो अब इसकी जो आर होती है वो कम हो गई, ठीक है। तो स्टूल का कोणीय वेग क्या होगा? स्टूल का कोणीय वेग क्या होगा? तो ध्यान समझना, कोणीय वेग का सूत्र क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा बराबर ध्यान समझना v/r होता है। जब r उसका कम हो जाएगा तो ओमेगा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो कोणीय वेग क्या हो जाएगा? उसका बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चंद्रमा पर अगर एक बम विस्फोट होता है तो इसकी आवाज पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? क्योंकि वहां पर कोई माध्यम नहीं है। क्या नहीं है? वहां पर किसी प्रकार का माध्यम नहीं है। देखो, आवाज जो होती है, साउंड जो होती है, उसको ट्रांसफर होने के लिए एक मीडियम, माध्यम की आवश्यकता होती है। अगर कोई माध्यम ही नहीं है तो वहां से आवाज यहां पर बिल्कुल भी नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण, देखो वहां का जो वायुमंडल था वो पलायन कर गया। क्या हो गया? उसका पलायन हो गया। पलायन का मतलब क्या होता है? उसने चंद्रमा की सतह को छोड़ के चले गया वो, ठीक है। तो वायुमंडल न होने का मेन कारण क्या था? वहां का पलायन वेग। अब क्वेश्चन आता है क्या चंद्रमा का पलायन वेग होता कितना है? तो बच्चों याद रखना, चंद्रमा का जो पलायन वेग होता है वो होता है 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड। कितना होता है? 2.38 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये चंद्रमा का पलायन वेग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि किसी सरल लोलक सिंपल पेंडुलम की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? तो सबसे पहले तो हमको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है T बराबर 2π√L/g। तो लंबाई की ये बात कर रहा है, तो लंबाई अगर 4% बढ़ा दी जाती है तो देखो अंडर रूट के अंदर है तो बाहर आएगा तो 2% हो जाएगा। तो उसके अंदर कितनी उसका जो आवर्तकाल होगा कितना बढ़ जाएगा? 2% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, ये किस तरह से संभव है? तो याद रखना, ये रिजोनेंस अनुनाद के कारण संभव है। क्लियर है इतना? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वेंचुरीमीटर से क्या ज्ञात करते हैं? वेंचुरीमीटर जो होता है वो जल के प्रवाह की दर को ज्ञात करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना, हमको मास को चेंज नहीं करना, यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी सिकुड़ कर अपनी वर्तमान त्रिज्या की आधी रह जाए तो दिन कितने घंटे का हो जाएगा? इंपॉर्टेंट है, दिन का जो ड्यूरेशन होता है, पीरियड होता है, वो भी हाफ हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 12 घंटे का हो जाएगा। पहले 24 घंटे का हो रहा था, अब त्रिज्या अगर आधी कर दी तो जो टाइम ड्यूरेशन होता है दिन का वो भी कितना हो जाएगा? 12 घंटे का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ध्यान समझना, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए
तो पिंड भैया पृथ्वी पर कभी भी नहीं लौटेगा। क्यों? क्योंकि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड जो है ये पृथ्वी का पलायन वेग है, पलायन वेग होता है। पलायन क्लियर हो गया? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकते हैं तो वो क्या करेगी, वस्तु कभी भी वापस पृथ्वी पर नहीं लौटेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? देखो, समय के लिए ऐसा तो है नहीं कि हम लोग जो वॉच है वो ले जाएंगे, नहीं। वहाँ पर हम लोग स्प्रिंग घड़ी का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? स्प्रिंग घड़ी का हम लोग उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे। अब देखो 1% कम हो रही है, ठीक है, 1% कम हो रही है और द्रव्यमान वही रहे, तो पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण, अब यहां पे क्या पूछा हमको, गुरुत्वीय त्वरण पूछा है, तो गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखना 2% घट जाएगा। कितना परसेंट घट जाएगा? 2% घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दाब का मात्रा क्या होता है? पास्कल होता है। काफी इजी क्वेश्चन है। खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए, उसके अंदर क्या स्पेशलिटी होना चाहिए खाना पकाने के बर्तन में? तो याद रखना उसकी जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो उच्च होनी चाहिए और उसका जो चालकता होती है वो निम्न होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो झरने में, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप, देखो झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप जो होता है वो बढ़ जाता है, टेम्परेचर क्या हो जाएगा उसका, बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है। वैसे अगर डिग्री सेल्सियस की बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस के अंदर उसका गलनांक बिंदु होता है। तो अगर हमको पूछा है केल्विन के अंदर, तो देखो डिग्री सेल्सियस को अगर हम लोग केल्विन में चेंज करते हैं तो 273 उसमें ऐड कर देते हैं। वैसे एग्जैक्ट वैल्यू होती है 273.15, नॉर्मली हम लोग 273 ऐड करते हैं। तो अब 0 + 273 ऐड करेंगे तो अब ये कितना केल्विन हो जाएगा, 273 केल्विन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? देखिए जितने भी शब्द वगैरह होते हैं जिनकी जो उत्पत्ति होती है वो प्रिमिटिव जो पुरानी भाषाएं थी, जैसे ग्रीक हो गई, लैटिन भाषा हो गई, संस्कृत हो गई, उनसे उनकी उत्पत्ति होती है। तो वैसे ही बॉटनी जो शब्द है उनकी उत्पत्ति हुई थी ग्रीक भाषा से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? याद रखना रेडियो एक्टिव धर्मिता इसकी इकाई का ये नाम होता है क्यूरी। नेक्स्ट बात करें तो किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना किस रंग की तरंग दैर्ध्य यानी कि लैम्डा की बात कर रहा है सबसे कम होती है। याद रखना बैंगनी रंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है उसकी कम होती है। अब ध्यान से देखना अगर तरंग दैर्ध्य कम होती है तो ऊर्जा ज़्यादा, क्योंकि E = H/λ होता है, तो लैम्डा अगर कम है तो ऊर्जा क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ये भी आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा अगर खोल दिया जाए तो कमरे का ताप, ये तो क्वेश्चन आपने काफ़ी बार किया होगा, ताप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 होते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, छोड़िए। सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन है। सेकंड पेंडुलम देखो कैसे याद करना, सेकंड का मतलब क्या होता है, 2 सेकंड, एक तो होता है फर्स्ट, एक होता है सेकंड। सेकंड मतलब 2 में आ रहा है और सेकंड तो याद रखना 2 सेकंड, इसी से आप लोग याद रखना। तो 2 सेकंड इसका सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल होता है। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलुरु के अंदर स्थित है, याद रखना इस चीज को। प्राध्वनिक विमानों की चाल क्या होती है? तो याद रखना प्राध्वनिक जो विमान होते हैं उनकी चाल ध्वनि के चाल से भी अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते तो भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? अच्छा क्वेश्चन है और याद रखना ये डाटा भी आप लोगों को याद रखना है। क्लियर हो गया? तो कितनी होती है भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई, पृथ्वी की ऊंचाई से कितनी होती है? याद रखना 36,000 किलोमीटर होती है। वैसे एवरेज हम लोग 36,000 किलोमीटर लेते हैं। अगर मैं आपको एग्जैक्ट वैल्यू बताऊं तो वो होती है 35,786 किलोमीटर। एग्जैक्ट वैल्यू तो होती है 35,786 किलोमीटर, लेकिन अगर हम लोग एवरेज मानते हैं, ठीक है, ग्राउंड फिगर में मानते हैं तो 36,000 किलोमीटर होती है पृथ्वी तल से ऊंचाई। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं होती। मैंने कहा था मिट्टी के तेल केरोसिन के अंदर ऑक्सीजन नहीं होती, तभी हम मिट्टी के तेल के अंदर सोडियम धातु को स्टोर करके रखते हैं, संग्रहित करके रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चिकित्सा शास्त्र में विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। जो चिकित्सा शास्त्र होते हैं उनके जो विद्यार्थी होते हैं उनको किसकी शपथ दिलाई जाती है, याद रखना, हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है, तो याद रखना इंजन को ठंडा रखना रेडिएटर का कार्य होता है। ओके, क्लियर हो गया क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मनुष्य के शरीर का ताप होता है, मनुष्य के शरीर का जो ताप होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर इसको फॉरेनहाइट, डिग्री फॉरेनहाइट में बात करें तो वो होता है 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट। तो दोनों के अंदर आपको याद रखना है, डिग्री सेल्सियस में भी याद रखना है और डिग्री फॉरेनहाइट के अंदर भी आपको याद रखना है। क्लियर हो गया इतना। ओके, अगर मान लो आपसे केल्विन के अंदर पूछे तो याद रखना डिग्री सेल्सियस के अंदर आपको कितना ऐड करना है, 273 ऐड कर देना है। अब मान लो 37 डिग्री सेल्सियस है, इसमें कितना ऐड करना है, 273 ऐड करना है। अब जो रिजल्टेड आएगा वो केल्विन के अंदर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को, अब ध्यान से देखना, जस्ट इसका अपोजिट, दूरदृष्टि दोष, दूर मतलब कि काफी ज्यादा दूर, ठीक है, दूर मतलब दूर ही होता है ऑब्वियसली। दृष्टि दोष मतलब क्या हो गया, देखने का उनको मतलब दोष है, यानी वो क्लियरली नहीं देख पा रहे दूर की वस्तुओं को। तो इस तरह से याद रखना कि दूरदृष्टि दोष को तो निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती और जो निकट दृष्टि दोष होता है उनको दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती। अपोजिट में आपको याद रखना ताकि आपका क्वेश्चन सही हो जाए। याद रखना दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को जब हम लोग ऊपर उठाते हैं तो ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो वो लेंस कौन सा, याद रखना उत्तल लेंस है। आकार जब बढ़ता है तो लेंस कौन सा, उत्तल लेंस। अगर मान लो आकार घटता हुआ दिखाई देता है तो लेंस कौन सा हो जाएगा, अवतल लेंस है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो कौन सा लेंस है, वो अवतल लेंस है, अभी हमने बात की थी। तारे टिमटिमाते हैं, क्यों टिमटिमाते हैं भैया, क्योंकि अपवर्तन के कारण हमारे जो स्टार्स होते हैं, तारे जो होते हैं वो टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कौन सा एक आवेश रहित कण है, यानी आपको ऑप्शन मिलेगा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सॉरी स्मॉल एन, न्यूट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन या फिर नन ऑफ दिस। तो इनमें से कौन सा ऐसा कण है जिसमें आवेश नहीं होता, जिसमें किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं होता। तो न्यूट्रॉन जो होते हैं उसमें चार्ज जो होता है वो 0 होता है, प्रोटॉन में +1 होता है, इलेक्ट्रॉन में -1 होता है। क्लियर हो गया इतना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन, इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी जब हम लोग करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एनाटॉमी बोलते हैं। एनाटॉमी हम लोग उसको बोलते हैं, हिंदी में उसको शारीरिकी बोलते हैं। ध्यान से देखना, आंतरिक संरचना का अध्ययन तो हो गया एनाटॉमी, ठीक है। और अगर बाह्य संरचना का अध्ययन करें, बाह्य संरचना का जब हम लोग अध्ययन करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, याद रखना मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, ठीक है। एक होता है कार्यकी, कार्यकी का मतलब क्या होता है, फंक्शन का अध्ययन, ठीक है, वो कार्य कैसे करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजी। ये तीनों शब्द आपको याद रखना है, एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायप्टर होता है, डायरेक्टली आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रडार की कार्य प्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है। जो रडार लगाया हुआ है सिस्टम, रडार सिस्टम, उसकी जो कार्य प्रणाली होती है वो कौन से सिद्धांत पर आधारित है, तो याद रखना रेडियो तरंगों का परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में या विराम में या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है। कहने का मतलब है अगर वो सीधी रेखा में है तो वो सीधी रेखा में बना रहना चाहता है, अगर वो विराम में है तो वो विराम में बना रहना चाहता है, अगर वो एक समान गति से गति कर रहा है तो वो एक समान गति से ही गति करता रहना चाहता है। तो ये जो गुणधर्म होता है वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, याद रखना जड़त्व है।
तो न्यूटन का प्रथम नियम यही है, जड़त्व का नियम। क्या नियम है? तो याद रखना, जब कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर रहना चाहती है, जब कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील रहना चाहती है, जब तक कि उस पर किसी भी प्रकार का बाह्य बल कार्य ना करे। तो याद रह गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो लेजर निम्न सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो याद रखना, विकिरण का उद्दीप्ति उत्सर्जन के ऊपर लेजर जो होता है वो काम करता है। दलदल में फंसे व्यक्ति, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, स्टामा कर लेना। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्यों भैया? अब देखो, जैसे अगर दाब ज़्यादा लगेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो और ज़्यादा धंसता रहेगा, और ज़्यादा धंसेगा अंदर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उसको प्रेशर को कम कर देते हैं, दाब कम कर देते हैं। तो दाब कम कैसा होगा? आपको ये फॉर्मूला पता होगा, दाब का P बराबर F/A होता है। ये दाब होता है, ये F जो होता है वो फोर्स होता है, A क्या होता है? एरिया यानी क्षेत्रफल होता है। तो हम क्या करेंगे, अगर उसको लेटने के लिए बोलेंगे तो उसका जो सरफेस एरिया होता है, क्षेत्रफल जो होता है वो बढ़ जाता है। अगर क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो जो दाब लग रहा है दलदल के अंदर नीचे की तरफ वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो क्षेत्रफल अधिक होने से क्या हो जाता है? दाब कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों चिपक जाते हैं? क्योंकि बच्चों याद रखना, दाब अधिक होने से बर्फ क्या हो जाता है? बर्फ का गलनांक जो होता है वो घट जाता है। क्लियर हो गया इतना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मोटर कार में शीतलन तंत्र का किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो मोटर कार होते हैं जहां पर जो शीतलन तंत्र लगा होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? याद रखना, ओनली 7, केवल 7 के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचन प्रक्रिया है? ध्यान से देखना, आपको ऐसे 4 ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। उन 4 ऑप्शन में आपको यह देखना है कि टूट कौन सा रहा है। विघटन चाहे हो सकता है वो प्रोटीन का विघटन हो सकता है वो कार्बोहाइड्रेट का हो सकता है वो फैट का हो। जिस ऑप्शन के अंदर आपको इन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट का टूटना ये ऑप्शन में दे रखा होगा तो वो ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि आपको पता है पाचन प्रक्रिया में क्या होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं उनको तोड़कर सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमको एक देख रखा था कि प्रोटीनों का एमिनो एसिड के अंदर विघटन यानी ये टूट रहे हैं। क्लियर हो गया इतना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक टेलीविजन से दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो याद रखना, जो छोटी यानी जो लघु रेडियो तरंगें होती है उनका यहां पर उपयोग किया जाता है, जिसको हम लोग हर्ट्ज भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मीथेन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मीथेन किसके वायुमंडल में उपस्थित होता है? कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके वायुमंडल में मीथेन गैस उपस्थित है? याद रखना, बृहस्पति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? देखिए बच्चों, वैसे तो प्रोटीन के पाचन में जो मेन एंजाइम होता है वो होता है पेप्सिन। कौन सा होता है? पेप्सिन होता है। ओके, लेकिन अगर ऑप्शन में पेप्सिन ना दे रखा हो तो आपको क्या टिक करना पड़ेगा? ट्रिप्सिन, क्योंकि पेप्सिन से अंदर यानी जो पेप्सिन एंजाइम होता है वो ज्यादातर प्रोटीन का पाचन करता है। ज्यादातर जो प्रोटीन का पाचन करता है वो कौन करता है? पेप्सिन एंजाइम करता है। लेकिन बची हुई जो प्रोटीन होती है और प्रोटीन के टूटने के बाद जो प्रोटीन बनता है उनका पाचन कौन करता है? ट्रिप्सिन करता है। क्लियर हो गया इतना? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देशों में जहां के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है तो वो लोग कौन से रोग से पीड़ित होते हैं? ध्यान से देखना, तो जहां पर पॉलिश किए हुए चावल खाए जाते हैं तो उन लोगों के अंदर विटामिन B1 की कमी हो जाती है, यानी कि थायमिन की कमी हो जाती है। थायमिन की कमी होगी, इसका मतलब थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है? याद रखना, बेरी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है? ध्यान से देखना, मांसपेशियों के अंदर अवायवीय श्वसन से लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। अवायवीय श्वसन से, तो लैक्टिक अम्ल जब जम जाता है मांसपेशियों के अंदर तो हमको थकान महसूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्रकाश वर्ष होता है। देखिए, प्रकाश वर्ष जो होता है वो एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय किए जाने वाली दूरी होती है। तो प्रकाश वर्ष अगर आपसे पूछे तो किसका मात्रक होता है? ये दूरी का मात्रक होता है और सबसे बड़ा मात्रक ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लिया जाता है? फेदोमीटर। काफी बार आपने ये पढ़ा भी होगा। कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? ये सेमीकंडक्टर की बनी होती है जिसका नाम है सिलिकॉन। क्या नाम है? सिलिकॉन।
नेक्स्ट बात करें, वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह कहलाती है मेन एक्सिस, मुख्य अक्ष उसको हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर किसी वस्तु का फोकस, यदि किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? उसकी छाया अनंत पर बनेगी। इंपॉर्टेंट है, कहाँ बनेगी उसकी छाया? याद रखना बच्चों, अनंत पर बनती है। वह वस्तु जो अम्ल व क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती है। इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। जिंक जो धातु होती है वो याद रखना अम्ल से क्रिया करके भी हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है और क्षार से क्रिया करके भी हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? शब्द की बात कर रहा है, वर्ड की बात कर रहा है, तो याद रखना लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, काफी इजी क्वेश्चन है। ऊर्जा का जो कार्य का जो मात्रक होता है वो कौन होता है? जूल होता है। ठीक है, कार्य का मात्रक क्या है? जूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई? अभी हमने बात की थी, दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है प्रकाश वर्ष। तो ये थे हमारे 100 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन हो गए हमारे? 100 क्वेश्चन अभी कंप्लीट हो चुके हैं। तो 5 पार्ट के अंदर हम लोग 500 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं, ताकि आप लोगों के लिए भी जो टाइम ड्यूरेशन है वो लंबा ना रहे। ठीक है, तो 5 पार्ट के अंदर हम लोग 500 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो कवर करेंगे। एंड थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा तो बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिए वीडियो को, और काफ़ी कुछ आपको यहाँ से सीखने को मिलेगा। जो क्वेश्चन आपके लिए नए हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ, उनको आप एक नोटबुक में जरूर लिखना, या फिर आप एक ब्लैंक पेज ले लेना, खाली पेज A4 साइज के लेना, और उसके अंदर जो क्वेश्चन आपको पहली बार देखने को मिले हैं या आप उन क्वेश्चंस को भूल जाते हो, उनको आप लाइन से लिखिए और बार बार उनका रिविजन कीजिए, ताकि आप लोग उसको अच्छे से याद रख सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव ए गुड डे।